तो ऑन रिकॉर्ड में बताता हूँ वो क्वेश्चन आता है। अभी आप जाके हमारे इस पे देख लेंगे चैनल पे। तो जैसे आपने कल 13 to 30 कहा था, तो वो भी जाके देख लेंगे। जो क्लास 4 है हमारा, सबको म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट करिए। यस सर, म्यूट कर दिए सबको। इसमें देखेंगे, हाँ अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो सर आपका माइक ही म्यूट हो गया है। सर आप ही का माइक म्यूट हो गया है। यू आर नॉट क्योंकि मैं हाउस बना रहा हूँ सर आपको। हेलो तनवीर सर। हाँ हाँ बस हो गया। तनवीर सर। हाँ हाँ बोलिए सर, आपका नंबर चाह रहा था। जकी सर आप फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर जो हिस्ट्री के नोट्स भेजे हैं उसको हिंदी में भेज दीजिए। अब आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक ठीक। अब हम ये शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। ये अब जो फुल स्क्रीन किया शेयर हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। हाँ हाँ चलिए अब शुरू करते हैं। तो बायोडायवर्सिटी पे पढ़ेंगे। बायोडायवर्सिटी में जैसा कि मैंने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको सेलेक्ट करना है। वैसे बायोडायवर्सिटी पे बहुत सारे आप देखेंगे रिसर्च चाहिए, उतना ज्यादा नहीं। हमने बड़े बड़े बुक्स में देखे हैं कि इतना ज्यादा उसमें भरा हुआ होता है कि पता ही नहीं चलता बच्चे को किधर से आएगा किधर से पूछेगा। इसीलिए इसको हम लोग काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और एकदम प्रिसाइजली, जिसको आप कह सकते हैं प्रिसीजन स्ट्राइक जिसको बोला जाता है, एकदम उसी हिसाब से जो आपके काम थे उसको हमने इसमें फोकस किया। पहला तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, इसको समझेंगे यानी हिंदी में जैव विविधता। व्हाट इज द रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी, आखिर ये बायोडायवर्सिटी की जब हम बात करते हैं इसको समझेंगे तो इसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल, ये भी बहुत जरूरी है समझना। उसी तरह से व्हाई इज बायोडायवर्सिटी सो इम्पोर्टेंट, यानी कि ये ठीक है इसका रोल ये है, तो ये इतना क्यों महत्व दिया जा रहा है कि पूरा ग्लोबल लेवल पे बायोस्फीयर रिजर्व आप बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे व्हाट इज बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ये पिछली बात है, जब इतना इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज आपके पास जब कीमती होती है तो उसको आप हिफाजत से रखते हैं, तो इसको कैसे हिफाजत से रखेंगे, तो इसको बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कहते हैं। तो कंजर्वेशन के कितने टेक्निक अपनाए जाते हैं, यानी कि एक्स सिटू क्या होता है, इन सिटू क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, यानी इसका पूरा एक स्फीयर है जिसको रिजर्व करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। भाई इसमें आप इंटरफेयर दूसरे लोगों को नहीं करने दिया जाता, जैसे कि सपोज करो कि आप माइनिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से रिजर्व है हिंदुस्तान में, यानी कि हमारे इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें हम लोग इसको जानेंगे, जो काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आगे इसमें एक एक करके पहले जानते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, यानी बायोडायवर्सिटी को समझेंगे कि आखिर बायोडायवर्सिटी है क्या। तो इन सिंपल वर्ड में समझिए
बायो का मतलब होता है लाइफ, हम लोग जानते हैं बायोलॉजी पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, बायोस जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होता है लाइफ, ठीक। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, यानी कितना वेराइटी मतलब डाइवर्स है। जैसे कहते हैं ना इंडिया में डाइवर्सिटी यूनिटी, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के कल्चर है, हर तरह के रिलीजन है, तो जितना ज्यादा डाइवर्सिटी है मतलब विविधता जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसीलिए इसको जैव विविधता कहा जाता है। ये बेसिकली किस चीज में वैरायटी की बात कर रही है बायोडाइवर्सिटी? ऑर्गेनिज्म में। और ऑर्गेनिज्म में किसमें? स्पेसिफाइड सर्टेन रीजन। जैसे कि सपोज कीजिए 2 रीजन हम लेते हैं, एक रीजन और एक रीजन, इसमें 600 जो है स्पेसीज है, इसमें 10 स्पेसीज है, तो ये क्या हो गया? ये बायोडाइवर्सिटी रिच हो गया, ये पुअर हो गया, इसमें सिर्फ 10 स्पीसीज है। तो जैसे अगर हम लोग क्लाइमेट से फाइट करते हैं तो हम लोग कहते हैं क्या करें भाई, देखिए हम माइनिंग जो है सो फला जंगल उड़ीसा का है, फला जंगल छत्तीसगढ़ का है, इसको अडानी को दे दो, फला को दे दो, और क्या होगा भाई? ठीक है, हमने अगर 100 एकड़ या 100 एकड़ में हमने या 1000 एकड़ में हमने जंगल काटा, तो ऐसा है हम कंपनसेटरी फॉरेस्ट लगा देंगे, कितना पे भाई? तो 2000 एकड़। चलो, लेकिन इससे क्या होगा? प्रॉब्लम यहाँ आपका कार्बन कैप्चर करना तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपने क्या कर दिया? बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो 1000 एकड़ में था, इसके अंदर 5000 यानी 5000 स्पीसीज था, यानी 1 एकड़ में 5 स्पीसीज था, इस तरह का भयंकर जंगल था। आपने 5000 स्पीसीज को खत्म करके, चाहे वो पेड़ हो, आप 2000 एकड़ में लगाए तो, लेकिन इंसान कितना लगा सकता है? अगर सरकार ही पूरा पैसा भी खर्च कर दे तो मैक्सिमम वो 50 से 100 स्पीसीज लगा, उससे ज्यादा तो लगा नहीं सकता है। इसका मतलब है कि आपने 2000 एकड़ में तो लगा दिया, मतलब फॉरेस्ट लगा दिया, जंगल लगा दिया, कार्बन कैप्चर हो रहा है, लेकिन आपने बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर दिया। कहाँ 5000 था और कहाँ 150 है, तो आपने इसको लॉस कर दिया। इसीलिए अब वो लॉस होगा तो जो पूरा एक सिस्टम होता है, जो आपका एक सिस्टम, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे सारा पैटर्न उस पे, तो आपने कार्बन बचाने के चक्कर में आपने लगा तो दिया, लेकिन आपको क्या करना चाहिए था? आपको उस एरिया में माइनिंग की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी इस जंगल में। तो यही बात है, ये बात बड़े बड़े पॉलिसी वाले नहीं समझ पाते हैं। उनको कहता है, आप देखते हैं क्या, देखिए ना, हम तो कर रहे हैं, बहुत बहुत पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? तो हम फॉरेस्ट लगा दे रहे हैं। भाई आपके फॉरेस्ट लगाने से तो बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं रुक रहा है। तो ये तो पहला तो बायोडाइवर्सिटी। अब इसको हम देखेंगे, ये बायोडाइवर्सिटी का टर्म पहली बार इसका यूज होता है 1968। ये भी थोड़ा हिस्ट्री भी थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है करेंटली। इसको पहला यूज करने वाले थे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट थे, रेमंड एफ डैशमैन थे। इन्होंने पहली बार यूज किया था बायोलॉजिकल। असल ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, इसी को शॉर्ट फॉर्म करके बायोलॉजिकल से बायो कर दिया और डाइवर्सिटी का लॉजिकल को हटा दिया, क्योंकि रिसर्च में बहुत सारे इसमें सोचा शॉर्ट टर्म यूज किया जाए। और ये काम जो किया है वो आप देखेंगे तो ये पहला जो था इनका बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो 1968 में इनकी एक बुक आई थी, बुक का नाम था डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। इस बुक में इन्होंने पहली बार बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जिक्र किया। अब आगे देखते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म जो किया, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, WG रोजेन ने 1985, यानी बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो 1985 का टर्म है आपका। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये तो एक बेसिक चीज हम लोग समझ गए डाइवर्सिटी। तो अब इस डाइवर्सिटी की एक डिफिनेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसको यूएन में बैठ के डिसीज, मतलब बहुत सारे कंट्री आते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, वो जाके एक फिगर आउट करते हैं कि इसका डिफिनेशन रियल में क्या होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लीजिए, अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने टेररिज्म का डिफिनेशन तय कर दिया। यूएन में भी अभी तक तय नहीं हुआ है, इसीलिए गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की बात करता है। पाकिस्तान का टेररिज्म अलग है, फलाना जगह का टेररिज्म अलग है। तो टेररिज्म का अभी तक डिफिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि वहां सारे कंट्री एक इत्तेफाक पे नहीं पहुंचे, लेकिन इस पे बायोडाइवर्सिटी पे इत्तेफाक पे पहुंचे और तब यूएनईपी ने इसको डिफिनेशन किया। अकॉर्डिंग इसके डिफिनेशन का मुताबिक बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी जितने भी लाइफ है, इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज है, पॉपुलेशन है, ये सारे चीज, जिसका क्या क्या होगा वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन भी होगा इसमें,
उसी तरह से कॉम्प्लेक्स असेंबलिंग विद द कम्युनिटी इकोसिस्टम, जो कम्युनिटी है, जो इकोसिस्टम है, उसके बीच में आपका होगा। जैसे आप समझिए तो होता क्या है, इंसान किस चीज से बना होता है आप लोग जानते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं सेल, ठीक है। सेल के बाद क्या होता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ह्यूमन बनता है। फिर जब ह्यूमन बनता है, इंडिविजुअल या जो भी एनिमल हो, उस एनिमल में कई एनिमल होते हैं, उसको कहते हैं पॉपुलेशन। फिर उसके बाद सर्टेन एरिया में रहते हैं कम्युनिटी। फिर उसके बाद इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपका बायोस्फीयर तक चला जाता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे इसको, तो इसमें इसी के बीच में जो ये रिलेशंस होते हैं, उसी डाइवर्सिटी रिलेशंस को हम लोग देखते हैं। तो ये तीन तरह से हो सकते हैं। एक तो आपको जेनेटिक लेवल पे होते हैं, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि एक ही स्पीसीज के अंदर होंगे कई तरह के रंग रूप होंगे। इंसान के अंदर देखते हैं कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, किसी का आंख ब्लू होता है, किसी का आंख ब्लैक होता है, किसी का आंख ब्राउन होता है। तो ये उसी तरह से हम देखेंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज का मतलब डिफरेंट टाइप का स्पीसीज, जैसे प्लांट स्पीसीज अलग है, एनिमल स्पीसीज अलग है, बर्ड स्पीसीज अलग है, ह्यूमन स्पीसीज अलग है। ह्यूमन के अंदर भी आप देखेंगे तो होमोनिड्स में बहुत सारे, चिंपांजी है, फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें, तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात है। उसके बाद क्या होता है, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी की बात है। अब जैसे आप जाइए तो हर जगह एक अलग अलग इकोसिस्टम होगा, जैसे कि पाउंड इकोसिस्टम अलग है, डिजर्ट इकोसिस्टम अलग है, रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट जो इकोसिस्टम है उसमें जो डाइवर्सिटी होता है, आप जाएंगे तो क्रायोस्फीयर जो होता है, जैसे कि आप जाएंगे लद्दाख, लेह, तो वहां का आप देखेंगे इकोसिस्टम अलग होगा। तो उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसको हम लोग एक एक करके समझते, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है, सेम स्पीसीज होता है। जैसे हम इंसान है, एक ही स्पीसीज है, लेकिन अफ्रीकी लोग काला होता है, अंग्रेज लोग गोरा होता है, और हम लोग इंडियन लोग हर तरह के होते हैं उस तरह से। जैसे कलर, साइज ऑफ रोज, जैसे गुलाब फूल है, गुलाब फूल भी कई तरह के होते हैं, कोई पिंक गुलाब होता है, कोई अलग अलग तरह के गुलाब होते हैं, उसके कलर्स। उसी तरह से ये समझाने के लिए, उसी तरह से स्पीसीज की बात अगर करें तो कई स्पीसीज होता है, जिसमें आप देखेंगे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, जो मैंने आपको बताया था। इकोसिस्टम जैसे कि जितना भी, जैसे कि फूड वेव, फूड चेन, न्यूट्रिएंट साइकिल, इसमें जो फूड की डाइवर्सिटी होती है, तो ये अलग अलग डाइवर्सिटी होती है। इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे कि व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आप समझेंगे कि वेरियस फॉर्म जो है, बेसिकली ये जेनेटिक रूप से डाइवर्स, यानी उनके जीन के अंदर वेरिएशंस हो, ईच स्पीसीज वेरिंग। जैसे कि बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया से लेके जिसमें कुछ जीन होंगे, हायर प्लांट्स जैसे कि ह्यूमन है या एनिमल है, उसमें ज्यादा जीन्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए कि बहुत सारे ऐसे, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा आपका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका जो जीन होता है वो 450 से लेके 700 के बीच में होता है उसका। ये जीन कितनी होती है, लेकिन अगर वही उसी जगह हम इंसान लें, इंसान की क्या था 20,000 से 25,000 के बीच में ह्यूमन का जीन, ठीक है, ह्यूमन का 20 से 25,000 के बीच में। उसी तरह से हम राइस का लें, ओराइजा सटैगम उसको बोलते हैं, बाकी निकल लें, तो राइस को लेते हैं, तो राइस को 32,000 से लेके 50,000 तक का इसमें जीन्स होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम उसी तरह से, तो अगर इसमें एक तो जीन होता है और दूसरी चीजें ये होती है, वो भी आपको समझना पड़ेगा, जीनोम। जीनोम और जीन में फर्क होता है। अभी आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ, जिसपे हमने एक अपने चैनल पे वीडियो भी बनाया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये वीडियो है। तो यानी जीनोम जो होता है वो आपके अंदर जितने जीन्स है, जो मतलब जितने डीएनए है, होता क्या है कि आप जानते हैं कि इंसान के अंदर ये इस तरह से ये डीएनए होता है, ठीक है। अब इस डीएनए के अंदर यहाँ बेस पेयर होता है, एडेनिन साइटोसिन, ये क्या हो गया, ये हो गया जीन, ठीक है। और ये पूरा डीएनए जो एक सेल के अंदर है, वो सारा एक
इंसान के अंदर ये हो गया जीन, और ये इसमें डीएनए हो गया, ये हो गया आपका डीएनए। ठीक है, अब ये एक सेल के अंदर हम लोग जानते हैं कि हमारा क्रोमोसोम 23rd पेयर होता है, उसके अंदर डीएनए होता है। अब इंसान के अंदर, पूरा ह्यूमन के अंदर ये टोटल जो डीएनए है और जितने भी उसके अंदर सेल्स के अंदर है जितने भी, वो सारे पेयर्स को अगर काउंट करेंगे तो कितना होगा, 20 से 25,000 हो जाएगा। तो वो पूरा जीनोम कहलाता है। ठीक है, तो वो जीनोम, अभी एक नया रिसर्च आया था, इसलिए हम जीनोम थोड़ा आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि एक नया रिसर्च आया था जिसमें साउथ अफ्रीकन लंग फिश है, साउथ अफ्रीकन लंग फिश, इसमें दुनिया का सबसे ज्यादा जीनोम पाया गया है। इसका बॉटनिकल नाम है लिपोडोसरिन पैराडॉक्स। तो ये इसका 91 बिलियन केमिकल लेटर्स है, यानी इसके अंदर तो ये जो है इसमें रिंग्स है, ये 91 बिलियन है। लेकिन ज्यादातर जो है इसका भी आप देखेंगे कि जीन कितना है, जीनोम तो सबसे बड़ा जीनोम है, यानी इसके अंदर बेस पेयर जो है 91 बिलियन है, जो ह्यूमन से 30 टाइम्स बड़ा है। बेस पेयर बेस देखेंगे ह्यूमन से 30 टाइम्स। लेकिन अगर हम टोटल जीन की बात करें, जैसे हमारा है, तो हमारे अंदर 20 से 25,000 है, इसके अंदर भी 20,000 ही जीन है। लेकिन 20,000 जीन होने के बावजूद भी इसके अंदर बेस पेयर बहुत सारे हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये सारा जो है 20 के अलावा जितना भी है ये सब जंक डीएनए, मतलब जो कचरा बच गया है वो ये आया था, इसीलिए हम करंट अफेयर से थोड़ा रिलेट करके देखें। तो अब अगर मान लिया आपसे पूछे तो ये कुछ पॉइंट है जो बहुत जरूरी होता है जीन और जीनोम को समझने के लिए। जैसे डिफरेंसेस, जैसे मैंने बताया ये डीएनए का एक सेगमेंट होता है, जैसे मैंने बताया जीन के बारे में। जीनोम जो होता है ये टोटल डीएनए काउंट सेल के अंदर कितना जीनोम है, मतलब डीएनए वो सारा करता है। ये उसी तरह से आप देखेंगे इसका कोडिंग का काम होता है, ये कोडिंग अपने आप नहीं करता, ये करता है। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे रेगुलेटरी है, उसी तरह से देखेंगे कि इसका स्टडी जेनेटिक्स कहलाता है, इसका जीन का, और इसका जीनोमिक्स कहलाता है। दोनों का स्टडी भी अलग अलग होता है। उसी तरह देखेंगे कि इंडिविजुअल में कई जीन, जैसे कि इंसान की हम बात कर रहे थे तो कितना है 20 to 25,000 है। लेकिन आप इंसान का जीनोम कहेंगे तो एक ही जीनोम होगा। इवन जो उतना बड़ा 91 बिलियन बेस पेयर लंग्स फिश का, साउथ अमेरिकन लंग फिश का जो बेस पेयर है 91 बिलियन है, लेकिन उसका जो जीनोम है वो एक ही जीनोम है। लेकिन जीनोम सबसे बड़ा जीनोम, यानी अर्थ पे पाए जाने वाले जितने भी जानवर है उसमें सबसे बड़ा जीनोम किसका है, वो लंग फिश का। इंसान का भी जीनोम है। इंसान के जीनोम को पूरा स्टडी करने में 10 साल से ज्यादा लगा, यानी ये आपका शुरू किया था 2010 के आसपास में, और पहली बार बोला 2022 में ये कर दिया गया। और हम लोग जानते हैं जब ये स्टडी कर रहे थे तो हम लोग के सेल के अंदर क्या होता है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और जैसे ह्यूमन में जो मेल होता है और फीमेल होता है, आप लोग जानते हैं एक्स क्या हो गया फीमेल, और एक्स वाई हो गया। वाई क्रोमोसोम जो होता है वो सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है और सबसे टफ इसी को सीक्वेंस करने में लगा था। तो ह्यूमन जीनोम जो सीक्वेंस हुआ था वो लास्ट में, सबसे लास्ट में क्रोमोसोम का किया गया था, वो वाई क्रोमोसोम था। ये भी कभी कभी डीप में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है। तो चलिए आगे हम लोग जेनेटिक देखें, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये सारा एक ही स्पेसीज है डॉग, लेकिन देखिए किस तरह का, ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, कलर अलग है, सब कुछ अलग है, साइज अलग है। तो ये क्या हो गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया। स्पेसीज तो एक ही है लेकिन उसके जीन्स अलग अलग हो गए। अब हम लोग आगे आएंगे स्पेसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं। स्पेसीज डाइवर्सिटी बेसिकली जो आप देखेंगे नंबर ऑफ स्पेसीज इन डिफाइंड एरिया, ठीक है, उसमें इस तरह से देखते हैं कि स्पेसीज का रिचनेस क्या है, उसके हम लोग करते हैं, अबंडेंस क्या है, ये टाइप देखते हैं। तो रिचनेस और स्पेसीज का अबंडेंस जो है वो बेसिकली अगर देखेंगे कि काफी रिच है तो उसको हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो चलिए इन तीनों को समझते हैं। मतलब तीन बेसिकली होता है फॉलोइंग मेथड। पहला तो स्पेसीज रिचनेस की बात करें तो स्पेसीज रिचनेस किसको कहते हैं, स्पेसीज रिचनेस उसको कहते हैं नंबर ऑफ वेरियस स्पेसीज इन ए डिफाइंड एरिया। सपोज करें एक ये एरिया, ठीक है, इस एरिया को हमने डिफाइन किया, इसमें इस तरह का काफी स्पेसीज है और इस स्पेसीज में 500 तरह का स्पेसीज,
500 स्पेसीज है, ठीक है। ठीक इतना ही एरिया यहाँ है, यहाँ इस एरिया में 500 स्पेसीज है और इसका पॉपुलेशन है सपोज कीजिए 1000 या सपोज करिए 2000, इसका पॉपुलेशन भी सेम है 2000 है, ठीक है 2000 है, लेकिन इसमें 500 न हो करके सिर्फ 50 स्पेसीज है। तो इसका मतलब है इसमें स्पेसीज रिचनेस ज्यादा हो गया, इसमें कम हो गया। तो ये होता है स्पेसीज रिचनेस, ठीक है। आगे हम लोग फिर देखेंगे इसी में कि स्पेसीज अबंडेंस क्या होता है। अब ये होता है रिलेटिव नंबर ऑफ स्पेसीज एमॉन्ग एरिया, सर्टेन एरिया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए कि स्पेसीज ऑफ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी मोर इन द एरिया। तो जिस एरिया में है तो उस एरिया में उस स्पेसीज का अबंडेंस कहा जाएगा। इसको भी समझते हैं हम लोग, तो इसको समझाते हैं फिर से कि स्पेसीज अबंडेंस किसको कहते हैं। जैसे कि सपोज के लिए एक एरिया है, ठीक, और एक एरिया है। इस एरिया में मान लेते हैं 1000 पॉपुलेशन है किसी भी मतलब जानवर का, किसी भी एनिमल का, यहाँ भी 1000 पॉपुलेशन। अब यहाँ पे टाइगर भी है, एलिफेंट भी है, मतलब स्नेक भी है, क्रोकोडाइल भी है, बहुत सारे स्पीसीज। ये टोटल स्पीसीज आप मिला लें तो इसमें टोटल 100 टाइप का स्पीसीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गए तो यहाँ पता चला कि साहब 1000 तो है, लेकिन यहाँ स्पीसीज जो है इसमें से 800 स्पीसीज जो है सो सिर्फ और सिर्फ टाइगर, और बाकी 200 स्पीसीज जो है वो वेरियस स्पीसीज है, उसमें तकरीबन 20 से 30 स्पीसीज है। तो और टाइगर को मिला दिया तो 21 स्पीसीज हुआ। तो ये स्पीसीज का रिचनेस नहीं हुआ, लेकिन ये स्पीसीज का अबंडेंस हुआ। कौन सा स्पीसीज? टाइगर, पेंथेरा टाइगर। तो ये टाइगर का स्पीसीज हुआ। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये इसको कहते हैं स्पीसीज अबंडेंस, यानी किस एरिया में कौन सा स्पीसीज है। इसलिए हम लोग जाते हैं अच्छा फलाना जगह जाएंगे तो टाइगर की वहां ज्यादा है तो टाइगर रिजर्व में चले जाते हैं, तो वहां क्या हुआ उसका अबंडेंस, यानी वो बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं, इसी को स्पीसीज। अब तीसरा जो होता है वो टैक्सोनोमिक और फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। ये मतलब उसके जो टैक्सोनोमिक है उससे और फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी है, ये भी बेसिकली जब डिफरेंट जो पार्क वगैरह होता है तो उसमें इसको आइडेंटिफाई करके उसका स्टडी साइंटिस्ट करते हैं। तो इसको ये समझ लीजिए टैक्सोनोमिक, और इसको भी थोड़ा समझा देते हैं कि जैसे सपोज कीजिए हम लोग जानते हैं जो भी एनिमल होता है, आप जाएंगे जंगल में या जहाँ वहाँ इन्वायरमेंट में तो उसका सब बायोलॉजिकल नाम होता है। जैसे कि टाइगर को हम लोग कहेंगे पेंथेरा टाइगरिस, उसी तरह से शेर को कहेंगे पेंथेरा लियो, उसी तरह से फेलियस डोमेस्टिका जैसे बिल्ली है उस तरह। तो सबका अलग अलग जेनेटिक ये नाम होता है। तो टैक्सोनोमिकल डाइवर्सिटी ये होता है कि उसमें डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग टैक्सोनोमी है। दूसरा फाइलोजेनेटिक में ये होता है कि वो फाइलम उसका एक ही होता है, मतलब उसका देख रहा है कि एक ही ब्रांच से वो निकल रहा है, मतलब जैसे कि सपोज कीजिए ह्यूमन है तो होमोनिड्स है, इसी से चिंपांजी भी बन रहा है, गोरिल्ला भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ह्यूमन भी बन रहा है। तो ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वो शेयर करता हो तो उसको कहते हैं फाइलो, और जो नहीं करता वो टैक्सोनोमी। उस हिसाब से उसका हम लोग मतलब यहाँ पे स्टडी किया जाता है। अब तीसरी बात जो हम लोग इसमें देखेंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपको इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। अभी हम लोगों ने जेनेटिक देखा, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी देखा, अब इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी की बात करें। तो इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी की बात अगर हम करते हैं तो इसमें वेरियस टाइप ऑफ द इकोसिस्टम्स आपका होता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम है, जैसे कि ट्रॉपिकल, इंडिया का ही देखिए, इंडिया का जो आप साउथ इंडिया में जाएंगे कहाँ, वेस्टर्न घाट के पास, तो वहाँ क्या ट्रॉपिकल आपका इकोसिस्टम मिलेगा। ठीक उस तरह से जिस तरह से आपको इक्वेटोरियल में रेन फॉरेस्ट मिलता है उस तरह का आपको मिलेगा। केरला की तरफ चले जाएंगे या वेस्टर्न घाट पर, उसी तरह से यहाँ आपको क्या मिलेगा, रिच बायोडायवर्सिटी मिलेगा स्पीसीज का, बहुत सारे स्पीसीज यहाँ आपको मिलेंगे। उसी तरह से आप थोड़ा सा उससे आगे चले जाइए, गुजरात और राजस्थान चले जाइए, रेगिस्तान डिजर्ट कोई स्पीसीज मिलेगा, बहुत कम स्पीसीज मिलेगा। तो उसी तरह से आप डिजर्ट में जब जाते हैं तो वहाँ इकोसिस्टम काफी कम होता है, वहाँ एलिमेंट भी, एनिमल भी कम, स्पीसीज भी कम होता है। तो यही उस दिन हम बात कर रहे थे जब
बच्चे लोग को पढ़ा रहे थे कि भाई अगर आप जहाँ स्पीसीज कम है, बायोडाइवर्सिटी को कब लॉस होता है, वहां आप सोलर प्लांट लगाइए, तो वहां से आपका कार्बन निकलेगा। अब जहाँ भयंकर जंगल है वेस्टर्न घाट में, कर्नाटका में, वहां आप पूरे जंगल को काट के सोलर लगा रहे हैं, सोलर पार्क बना रहे हैं। तो एक तरफ तो आप कार्बन कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं। तो ये उसी तरह से आप देखेंगे तो इसको हम इस तरह से करते हैं, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को इस तरह से डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन और ए पॉलिटिकल एंटिटी ऐसा कंट्री और स्टेट और कोई भी ताल्लुका होगा जिसमें डिस्टिंक्टिव इकोसिस्टम का लैंडस्केप होगा, जैसे फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, डिजर्ट हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, इवन समझिए कि इसमें एक्वेटिक भी होता है, रिवर्स, लेक, सी, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखें तो इसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इसको इस तरह से समझिए आप। तो वेरियस रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें जैसे कि आप इंडिया का ही देखिए, अब जैसे यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, पाउंड इकोसिस्टम, इसका अलग होगा। अब यहाँ पे क्या है, रेन फॉरेस्ट है, ये क्या है, वेटलैंड है, ये जो हमने इसमें दिया था, हमने समझाने के लिए आपको दिया था। ये देखिए, अब तीनों थंबनेल को मिलाइए, मतलब इसको मिलाइए, इस फिगर को मैंने बनाया था, तो देखिए इसकी डाइवर्सिटी अलग, यही इसको मिला लेंगे कि ये सब इंडिया में हमारा पाया जाता है। इंडिया में वेटलैंड भी पाया जाता है, इंडिया में रेन फॉरेस्ट भी पाया जाता है, इंडिया में बड़े बड़े लेक का इकोसिस्टम है, डिजर्ट भी है, आपको आइस वाला जो है क्रायोस्फीयर करके वो भी है, लद्दाख लेक है, तो आप जाएंगे हिमालय के एरिया में, तो ये सारे जो है वो क्या है, ये सब इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में आता है। तो अब हम देखेंगे वेरियस रोल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी की बात हम लोग कर रहे थे, तो इसका काम क्या है भाई, क्यों हम इसको बचाएं, क्योंकि काम तो हो तब तो बचाएं, नहीं तो क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने पे, $1 बिलियन खर्च करने की। तो इसके रोल के बारे में समझें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंसान के और जितने भी स्पीसीज है सबके बीच में एक रिलेशन होता है और उसको बनाए रखना जरूरी होता है। अगर ये सारी चीज, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, आज जो आपका है 20 मई मतलब 20 मई है, तो 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे, यानी विश्व मधुमक्खी दिवस। आज मनाया जा रहा है, कब मनाया जा रहा है, आपका 20 मई को मनाया जा रहा है वर्ल्ड बी, यानी विश्व मधुमक्खी दिवस। तो इसमें एक मधुमक्खी का इतना रोल है कि अगर एक मधुमक्खी को आप हटा दीजिए इकोसिस्टम से, तो आपका सारा क्रॉप फेलियर हो जाएगा, यानी इंसान भूखे मरना शुरू हो जाएगा। तो अगर इंसान बायोडाइवर्सिटी को लॉस करेगा, भले पैसा के लिए लॉस करे, फॉसिल फ्यूल के लिए, जिसके लिए भी लॉस करे, फाइनली उन्हीं को ये भुगतना होगा, आने वाले जो फ्यूचर है उनको। भाई चलो आज तो मान लिया अडानी अंबानी जो बड़े बड़े हैं वो तो मरना ही है सबको, लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए आप क्या सोच रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट को मतलब इसका रोल जो होता है वो काफी, नंबर 1 पे पहला देखिए तो इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी स्पीसीज है वो सबका एक फंक्शन होता है और वो इकोसिस्टम को कायम रखने के लिए जरूरी होता है। तो इसीलिए ये इकोसिस्टम तभी इवॉल्व होगा जब इस तरह के एरिया में इस तरह के स्पीसीज जिंदा रहेंगे। जब स्पीसीज खत्म हो जाएंगे तो वो सिस्टम भी खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी रोल है। दूसरा है इकोनॉमिक रोल भी बहुत, पैसे की रोल भी बहुत है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया, अगर बी नहीं हो तो सारा क्रॉप फेलियर हो जाएगा। तो क्रॉप जो फेलियर हो जाएगा तो किसान भूखे मरेंगे, लोग भूखे मरेंगे। खाना तो अल्टीमेटली आपको यही खाना है, कोयला और हीरा और सोना तो आप खाएंगे नहीं, भूख लगेगा तो चावल रोटी ही खाना है, या जो भी जो बायो प्रोडक्ट होता है उसी से करता है। तो बायोडाइवर्सिटी आपका रिच होगा तो आपका जो जितने भी क्रॉप वो भी, इसलिए क्रॉप डाइवर्सिटी की बात किया जाता है। इकोनॉमिक में आपको क्रॉप डाइवर्सिटी की तो बात करते हैं, क्रॉप डाइवर्सिटी। उसी तरह इसको एग्रो डाइवर्सिटी भी बोला जाता है। तो एक इकोनॉमिक रोल होता है। इसी तरह हम देखेंगे तो इसमें सर्टेन इकोनॉमिक रोल में आपका आता है, जैसे कि इसको रिजर्ववायर ऑफ द रिसोर्सेज कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी को। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपको मेडिसिन मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलता है जो हेल्थ बेनिफिट भी होता है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो ये आपका फूड। दूसरा चीज जो है साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है साइंटिफिक। जैसे अभी आप सोचते होंगे कि भाई जेनेटिक मॉडिफाइड राइस बना लिया, बहुत सारी चीजें बना लिया, कैसे बना लिया?
तो पहले जो आपका बायोडायवर्सिटी में नेचुरली मौजूद था उसका आपने स्टडी किया, आप स्टडी किया तो आपने उस स्टडी में देखा कि कैसे कैसे डाइवर्स थे, उसके रोल क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, और उस स्टडी के बेस पे आप जो इकोसिस्टम में सस्टेन हो, कैसे क्या कर सके, फिर आप इसमें तब्दीली लाते हैं। और फिर ये तो साइंटिफिक रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि वाई बायोडाइवर्सिटी सो इम्पोर्टेंट। तो ये तो आप इतना रोल है तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा ही। अब देखिए आपका इन्वायरमेंट काफी हेल्दी बनाता है, यानी जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा उतना आपके हेल्थ को अच्छा होगा। आपने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर दिया, आप लॉस कर दिए, आप बड़े बड़े जंगल को खत्म कर दिए, वहां से जानवर सब ला के अब खाने लगे चाइना में, आपको क्या हुआ, कोरोना लग गया। तो क्या हुआ, आपका ह्यूमन हेल्थ पे असर किया, ठीक है। यानी आपका फूड वैरायटी मिलता है, नेचुरल मेडिसिन मिलता है आपको, मेंटल हेल्थ मिलता है, आप जाइए बायोस्फीयर पार्क में बहुत सुकून मिलेगा आपको। उसी तरह से आप देखेंगे ये आपको एयर को क्लीन करता है, उसी तरह से नेचर बेस्ड सॉल्यूशन देता है, उसी तरह से जो डिजास्टर आता है उसको भी रिसिलिएंट करता है। आप जंगल लगा हुआ, अचानक बाढ़ आ गया तो बहुत सारा पानी रोक लेता, लेकिन आपने जंगल काट दिया, बाढ़ आया तो पूरा आपका घर तबाह कर ले गया, तबाह करके ले गया। उसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्थ पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि रेसिस्टेंट टू शॉक। अब आपने बायोडाइवर्सिटी लॉस किया तो आ गया ये वायरस, कोरोना वायरस। उसी तरह से आप देखेंगे रिक्रिएशन का काम करता है हमारा, उसी तरह से देखेंगे तो लोगों को लाइवलीहुड भी देता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जितना बायोडाइवर्सिटी अच्छा होगा उतना ज्यादा आपका वहाँ ज्यादा समय होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहाँ ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, चाहे इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, सेंट्रल अफ्रीका हो, जहाँ इक्वेटर है, आप देखते हैं वहाँ बहुत, या ब्राजील का अमेजन हो, वहां आपकी कंट्री को देखिएगा गरीब है। वजह वो सारा रिसोर्सेस यूरोप ले जाता है, अमेरिका वाले। अब तो खैर बहुत सारी चीजें हैं। तो सवाल है कि इस बायोडाइवर्सिटी जो इतनी बड़ी चीजें हैं, इंडिया में भी हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व बना है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो आगे चलिए देखते हैं। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो अब जब इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको बचाना जरूरी है। आपके पास कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज होता है तो उसको बचाते हैं, तो इसको बचाना कैसे, कंजर्वेशन प्लांट मैनेजमेंट, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाना, ये दो तरह से होते हैं इसमें। तो हम देखेंगे टू टाइप ऑफ कंजर्वेशन होता है। कि क्या होता है, इन सीटू और एक्स, ये जानना जरूरी है। इसको जानिए, व्हाट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन, व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन। तो पहला इन सीटू देखें, तो इन सीटू बायोडाइवर्सिटी में जो होगा कोई भी लेवल, चाहे वो स्पीसीज का जेनेटिक्स हो, जो भी हो इकोसिस्टम, वो बेसिकली सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर आपसे पूछा जाए which is the best way to protect biodiversity conservation, you can call in situ conservation। आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन है, एक्स सिटू कौन सा अच्छा है, तो आप बोलेंगे इन सिटू। इन सिटू का मतलब ये हो गया कि जिस वो नेचुरल में रह रहा है जो जानवर, उसी को आप प्रोटेक्ट करें, उसको उसी हैबिटेट में रहने दीजिए, यानी उसी इकोसिस्टम में। इसी तरह से इसमें इस तरह से आप इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया बना, यानी वो प्रोटेक्टेड एरिया, उसमें सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड है, आप कोई चीज ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो ये इन सिटू कंजर्वेशन होता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें जैसे इंडिया में हम देखेंगे नेशनल पार्क का होता है, नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क। तो अभी बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके न्यूज में भी थे, तो मैंने आप लोगों को मतलब उस पे चैनल पे भी दे दिया है। पूरा 11 क्लास का टोटल लिस्ट है, तो उसको आप जरूर देखिएगा कि नेशनल पार्क किसको कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको कहा जाता है, नेशनल रिजर्व किसको कहा जाता है, एक एक डिफाइन है। यहाँ तो शॉर्ट पीरियड में आपके हैं, क्योंकि इसमें सर्टेन क्लास मिला है, उसमें भी हमने क्विक रिवीजन ही दिया यूपीएससी के लिए, लेकिन उसमें हमने लेटेस्ट डेटा के साथ उसमें। तो चलिए इसमें हम लोग चलते हैं आगे, तो आगे देखते हैं। अब एक्स सेटू क्या होता है। अब क्या होता है कि चलिए आपने टाइगर को ये कर लिया, बहुत सारे जानवर को कर लिया। अभी जैसे एक देखिएगा, मतलब मेरा ये वीडियो जो कुछ दिन पहले अपने चैनल पे दिए थे, उसमें था मालाबार सिवेट, वो पूरी तरह से जंगल से जुड़े। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो आपको जंगल में पाए ही नहीं गए, क्योंकि वो एक्सटिंक्शन का खतरा है, वो खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं साइंटिस्ट या जो भी रहते हैं उसको उठा के ले आते हैं, उसको जूलॉजिकल पार्क में ले आते हैं,
ब्रीडिंग सेंटर में ले आते हैं। तो इस तरह का जब वो उसको कंजर्वेशन करते हैं तो उसको कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये बेसिकली होता है इन ए सिचुएशन जब कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज काफी क्लोज हो जाएगा एक्सटिंक्शन का, इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब समझिए क्रिटिकल इंडेंजर्ड। और जब वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये सरकार का या जो भी होगा इसको बचाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा और उसके मतलब इस स्ट्रेटेजी, तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है इसको बचाते हैं। इसमें बॉटनिकल गार्डन होता है, जूलॉजिकल पार्क होता है जैसे चिड़ियाखाना वगैरह है, उसके अंदर ब्रीडिंग पॉइंट बनाया जाता है जहाँ वो ब्रीड करता है। और इसमें बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क काफी कामयाबी इंडिया में हासिल किए हैं। इसका एग्जाम्पल आपको मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि इंडिया काफी सक्सेसफुल हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि क्रोकोडाइल का जितने भी 2-3 तरह के क्रोकोडाइल मतलब एक्सटिंक्शन पे थे उसको बचाया गया। उसी तरह से जो गुवाहाटी जू है असम में, ये पिग्मी हॉक को बचाया गया और ये न्यूज में आया था और ये मैंने इसमें भी दिया है, जो बच्चे लोगों को रिवीजन क्लास दिया था उसमें भी मैंने पिग्मी हॉक के बारे में बताया कि ये जो है अचानक इसका फिर से यानी इसकी आबादी जो थी वो तकरीबन 50 के आसपास थी, 50 से कम थी, फ्यूअर थी। अब फिर तकरीबन ये 100 के आसपास या 100 के आसपास होती है, यानी इसकी तादाद बढ़ रही है, यानी ये जू में मतलब इसको ये किया जाता है। उसी तरह से गिद्धों का कंजर्वेशन हो रहा है, गिद्धा कहते हैं पूरी तरह से ये हुआ था तो उसका हरियाणा में एक सेंटर बनाया। तो ये जो होता है इस तरह के सेंटर को कहते हैं इट्स सिटू कंजर्वेशन। आगे हम लोग देखते हैं इसी में, तो अब हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। अब होता क्या है कि जब बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है आपका, मतलब इंडिया जैसा कंट्री है जिसमें बहुत तरह के डाइवर्सिटीज है, उसमें आपको रेन फॉरेस्ट भी है, आपको इकोसिस्टम भी है, बहुत सारे आप देखेंगे कोरल रीफ भी है, सबको एक पूरी तरह से आपको रिजर्व करना होता है, यानी टेरेस्ट्रियल और कोस्टल दोनों इकोसिस्टम को आपको बचाना होता है। दोनों टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी बचाएंगे हम लोग और जो आपका कोस्टल होगा, यानी जो रेन फॉरेस्ट आपका जमीन पे है वेस्टर्न घाट उसको भी बचा रहे हैं और जो कोस्टल एरिया में उसको भी बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें उसी तरह से हम देखेंगे इस तरह की जो स्ट्रेटेजी होती है जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, पूरी दुनिया इसको मानती है और ये नेशनल जुरिडिक्शन में कोई भी गवर्नमेंट होगा और ये कोई भी स्टेट होगा। तो अभी आप लोग उसे शायद आप लोग का सबका म्यूट होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ, हाई सी ट्रीटीज का नाम आपने सुना है? कि जैसे एक तो ये जो रिडक्शन यहाँ हमने देखा, यहाँ क्या होता है आपका जो एक हमारा इंडिया कंट्री है तो इंडिया के अंदर है, कोई इंडिया के अंदर एक स्टेट है उसके अंदर है, लेकिन जब आप समुद्र पे चले जाते हैं कितना 200 नॉटिकल माइल, जो माइल जो होता है ये तकरीबन 370 किलोमीटर होता है, जिसको कहते हैं EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद जो है वो हाई सी शुरू हो जाता है, यानी उस पर किसी का जुरिडिक्शन नहीं, यानी उस पे किसी का कानूनी हक नहीं है, उसमें जो का चाहे आप कर। तो इससे पहले इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया था और अब इसका प्रोटेक्शन के लिए ये ट्रीटी अभी चालू है, मतलब ये 2025 में ये फाइनल होगा। तो अभी हुआ नहीं है, सिग्नेचर चालू है, इंडिया ने पिछले ही साल कर दिया इसको सिग्नेचर, सितंबर 2024 में किया है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं BBNG, यानी BBNG बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। तो जो नहीं है उसका भी है, उसको हाई सी ट्रीटीज शॉर्ट में कहते हैं। तो वो भी हम दिए हैं, जो सी वाले हैं, जो 4th वीडियो की बात 13-30 पे आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं इसमें बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको मोटे तौर पे क्या कहा जाता है, लिविंग लेबोरेटरीज, यानी लिविंग लेबोरेटरीज उसमें आप देखिए किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, जो एक एनिमल का है वो अच्छा स्टडी का ग्राउंड आपको मिलता है वहां पे बायोस्फीयर रिजर्व में। उसी तरह से हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व का जो है एक वर्ल्ड नेटवर्क बना होता है और वर्ल्ड नेटवर्क आपको बताता है कहाँ क्या है। इंडिया में अभी टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो हम इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा। और ये जो बायोस्फीयर है ये सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब बड़ा बड़ा लार्जर एरिया है। उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो
इसमें टोटल 18 को हम लोग देख लेते हैं एक एक में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, केरला में है और कर्नाटक की ओर आता है। दूसरा जो है आपका ये रेड फोर्ट, उसी तरह से नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, जो नंदा देवी पर्वत शिखर है वहां पे आपका ये पूरा देखिए। अब यहीं पे देख लीजिए, ये दो से ही आपको पता चल जाएगा। ये क्या है, नीलगिरी, ये आपको रेन फॉरेस्ट है, पूरा डेंस फॉरेस्ट है, और ये क्या है, क्रायोस्फीयर, पूरा बर्फ है और इस तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है ये। उसी तरह से देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो गल्फ ऑफ मन्नार है वहां भी है थर्ड। फोर्थ बायोस्फीयर रिजर्व जो है नोरनेक, ये मेघालय में है, ये मैप पे भी हम लोग बताते हैं। उसी तरह से फिफ्थ में सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में जो है, ये फिफ्थ है बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का। आगे देखते हैं, ये इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये इस तरह से मिलाने के लिए पूछता है आपको, यूपीएससी में भी पूछता है और आरसीए में भी पूछता है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है और कहाँ है। तो मानस असम में है, सिंपलीपल उड़ीसा में है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। उसी तरह से देखेंगे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे अमरकंटक, ये भी आपका मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, जहाँ अमरकंटक वहीं से आपका नर्मदा नदी निकलती है, तो वो है आपका। उसी तरह से हम देखेंगे 11 में ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात, ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये हमेशा याद रखेगा, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये बहुत बड़ा। आप ये जो गुजरात का मैप ऐसे देखते हैं ना, ऐसे जो रहता है यहाँ पे इंडिया का, तो ये पूरा रन ऑफ कच्छ जो है ये पूरा है। और इसमें आप देखेंगे जो रन ऑफ कच्छ में, इसमें बहुत है, जैसे कि इसमें आपको रन ऑफ कच्छ में जो विल्ड है यूनिक है, वो पूरा इन दुनिया में अब उसी एरिया में जो जंगली गधा उस तरह से पाया जाता है, वहां आपको गिर का एशियाटिक लायन पाया जाता है। तो ये काफी बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजर्ट है वहां भी। उसी तरह से अब देखिए कितना आपको डाइवर्सिटी इसमें नजर आ रहा है हमारे इंडिया में, कि एक तरफ रन ऑफ कच्छ है, एक तरफ आपका रेन फॉरेस्ट है, एक तरफ आप देखिए तो कोल्ड डिजर्ट है। आगे हम लोग देखेंगे 13 में अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है, केरला तमिलनाडु। अब क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व देगा, स्टेट दे देगा आपके सामने, ठीक है। उसी तरह से ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार में है। उसी तरह से देखेंगे डिब्रू सिकोवा बायोस्फीयर रिजर्व असम में, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में। उसी तरह से देखेंगे शीचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, शीचलम। और फिर 18 में है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में, 2018 तक का ये था। तो इसमें बहुत सारे आपको ये अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, इन सिटू कंजर्वेशन किसको कहते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन किसको कहते हैं, इसको स्टेटमेंट और वो उस तरह से क्वेश्चन आपको लग जाएगा। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए अब हम लोग आते हैं और अब फाइनल हम जो है नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज में मतलब जैसे कि पॉल्यूशन है, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो आपको आते हैं न्यूज में भी, और ये सारी चीजें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा तो उसमें इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब फ्री है आप लोग, अब क्वेश्चन जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? साइलेंट होगा। हेलो, हाँ आ रही सर।
क्वेश्चन है बच्चे को तो बोलिए। अब ये पूरा हमने ये एक्सप्लेन कर दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई होगा। अब नेक्स्ट होगा हमारा मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-3 टॉपिक जो भी है उसको हम लोग सवाल पूछने के लिए माइक ऑन करते हैं क्या सर? हाँ वही करें, माइक ऑन करके जो क्वेश्चन डन 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 हो गया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। हाँ ठीक है, सर ये क्वेश्चन था सर, जो डाइवर्सिटी में अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी है सर, उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या आरसीए में या यूपीएससी में? देखिए इतना इस तरह से अल्फा बीटा गामा ये सब जो बेसिकली ये सब जो टर्म है ना, एक मिनट रुके, ये सारे टर्म जो है रिसर्च के पर्पज से यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोगों का जो होता है यूपीएससी का, किसी का भी आप देखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन जो होगा वो करंट से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा कि कौन सा पार्क कब हुआ, उस पार्क की क्या खासियत है, इसमें कौन से स्पीसीज है, कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उस तरह से, ठीक है। ओके सर। सर सेम स्केल सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स और शैनन वेनर ये सब भी नहीं ना आएगा सर निकालने को? नहीं वो सब देखिए दो चीजें होती है, जो यूपीएससी और जो प्रोफेशनल जो कोई इकोलॉजी पढ़ रहा हो या इंजीनियरिंग कर रहा हो, साइंस का, उसमें फर्क होता है दोनों में, जमीन आसमान का फर्क होता है। उसमें ये फर्क होता है सर कि मेरा आपको डीप में जाना बैकग्राउंड इकोलॉजी से है थोड़ा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कहीं इसमें भी आ ना जाए। सर मेरा एक्चुअली बॉटनी में एमएससी है तो हम नहीं वो हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन यही मैं बताया था जब मैं गाजियाबाद में पढ़ा रहा था, तो सटेन मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाया था। तो अब न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उसमें बेसिक होगा कि भाई डार्क मैटर क्या है या फिर न्यूट्रिनो क्या है, उसको बेसिक समझना है। उसके अंदर क्या चार्ज है, कितने पॉइंट है, वो कैलकुलेशन नहीं आपको करना है, ठीक है। चाहे अल्फा हो बीटा, ये सब क्या होता है जब आप लोग करते हैं जैसे आपने, तो फिर आपको जरूरत पड़ती है इसमें। यस सर, एक्चुअली सर मेरा पीएचडी इन बॉटनी है तो इस वजह से मैंने कंसीडर ओके जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए, उसमें ये आपसे पूछेगा कि व्हिच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, स्टेट दे देगा, बायोस्फीयर रिजर्व पार्क दे देगा, कब हुआ, क्या हुआ और किसकी खासियत है। जैसे कि आप व्हिच इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो अब आपको बताएगा रन ऑफ कच्छ वाला, अभी जो मैंने बताया आपको, उसी तरह से अभी सक्सेसफुल का मतलब रिस्क्यू किया गया है पिग्मी हॉक का, कहाँ, असम में किया गया है, वो अभी न्यूज बता। अब जो न्यूज में आता है वो बहुत जरूरी हो जाता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी में आपको बेसिक इसका एनवायरमेंट, इसमें आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हर चीज को अपना नॉलेज होना चाहिए और करंट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेशियन प्रोटोकॉल, एचई बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन है। हेलो, प्रोटोकॉल पे सर इसमें रिपोर्ट वगैरह भी पूछ लेता है क्या, जैसे लिविंग प्लेनेट रिसोर्स है, ये सब भी पूछता है क्या सर? बिल्कुल जो नया लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, इसीलिए मैं रिपोर्ट में ही बनाता हूँ। जैसे आईपीसीसी का जो रिपोर्ट था पिछले 2023 में मैंने बनाया था, अभी भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, तो वो रिपोर्ट्स का जो समरी है वो लास्ट में मैं आपको दे दूंगा सब लोगों को, ठीक है। उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, सारे पॉइंट क्या है। क्वेश्चंस आएंगे क्या? हाँ आएंगे, मैंने आपको बताया था ना कि प्रोटोकॉल के बारे में आपको खास करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता करना है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए था, क्यों चर्चा हुआ, उसमें यूनिकनेस क्या था, ये सारी चीजें। तो प्रोटोकॉल पे हम एक लेक्चर लेंगे आप लोगों का, ठीक है। उसमें स्पेसिफिक हम लोग उस पर चर्चा मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके that species which was the largest of genome? हाँ, लार्जेस्ट जीनोम का जो स्पीसीज था वो है साउथ अमेरिकन लंग फिश, उसका नाम है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा जीनोम है, उसका 91 बिलियन, उनका जो सबसे बड़ा मतलब जीनोम तो एक ही होता है लेकिन उसका सबसे बड़ा है, यानी उसके अंदर जो बेस पेयर है 91 बिलियन है। सर वो एनिमल है, 91 अरब है। वो मैंने अपना 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के नेम याद है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व एक नजर देख लीजिए, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लिया पूछता है तो एक नजर आप देख लीजिए। दूसरा बात इसमें ये भी है खासियत कि जैसे मैंने आपको बताया रन ऑफ कच्छ, तो जो नया है दूसरा
इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है या नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको आपको क्या करना है, उसको जो करंट में न्यूज में है उसको देखना जरूरी है कि क्यों वो न्यूज में आया है, क्या उसके अंदर के कौन कौन से आया है। तो इसीलिए मैंने जो बताया है, आप लोग तो सब लोग हमारे चैनल से वाकिफ हो ही गए सिविल सर्विसेज की जकी से। तो इसमें जो मैंने नया 12 वीडियो है, इस 12 वीडियो में मैंने 5 वीडियो तो वर्ल्ड लेवल पे जो कंजर्वेशन होता है उस पे दिया है, और 7 वीडियो जो है वो स्पेसिफिक हम इंडिया स्पेसिफिक पे दिया है, और उसमें नेशनल पार्क भी दिए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिए हैं, नेशनल रिजर्व भी दिए हैं, और उसमें पूरा डिटेल जो नया नाम है, जैसा बच्चे लोग को ऐसा होता है कि ये रिजर्व तो कभी नाम भी नहीं सुना था, ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, अरे ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन होता है, अरे यूपीएससी में कहाँ से पूछ दिया या आरसीए में कहाँ से पूछ दिया। तो अब आप उस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह वो सारा नया नया नाम आपको आ जाएगा समझ, ठीक है। वो वीडियो को एक बार आप लोग जरूर फिर से देख लिया, आप लोग के लिए बहुत काम का वो बनाया हमने, इसीलिए सबको देखते हुए उसको बनाया, ठीक है। सर आप मतलब सर इन्वायरमेंट के लिए आपकी सर आपकी वीडियो इन्वायरमेंट के लिए सर सफिशिएंट रहेगी या फिर करंट अफेयर पे भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? नहीं देखिए, इन्वायरमेंट पे जो बेसिक है उसपे मैंने इन्वायरमेंट का पूरा, ज्योग्राफी का तो मेरा पूरा उसमें हमने अपने चैनल पे दिया है। इन्वायरमेंट का मैं बनाया था, लेकिन वो हुआ क्या कि बीच में थोड़ा बिजी हो गया। आप फिर से मैं उसको शुरू करूंगा, जो हमारा जहाँ बच्चा है पूरा देखें। लेकिन अभी आप लोगों के लिए मैंने जो अभी लेटेस्ट न्यूज में करंट में, उस करंट अफेयर्स के लिए 12 वीडियो जो काफी इंपॉर्टेंट है वो बना के दिया, ठीक है। 12 वीडियो, उस 12 में 7 इंडिया लेवल पे है, और जैसे कि कल ही मैंने आपको बताया था कि साल्ट वाटर इंस्टीट्यूशन कोलोराडो रिवर पे हुआ है, वो आप जाके देखेंगे कि किस तरह से रिवर लेक, वो सारा आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। और वो लैंग्वेज भले उसका, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, लैंग्वेज भले ही इसका इंग्लिश हो, लेकिन मैं समझा आपको हिंदी में दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? नो सर, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। चलिए तो ठीक है, तो कल हम लोग मेजर इन्वायरमेंटल इशू है इस पे देख लीजिए कौन कौन से बड़े बड़े इश्यूज है, और खास करके इस इन्वायरमेंटल इशू से जो न्यूज मारा, जैसे कि सपोज कीजिए वाइल्ड फायर की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट फायर कहाँ कहाँ हुआ है, किस किस जगह हुआ है, इंडिया में कहाँ कहाँ हुआ है। इंडिया में आपको हिमाचल प्रदेश में हुआ है, इंडिया में आपको उत्तराखंड में फायर आया, कश्मीर में फायर हुआ है, तो ये सारा कहाँ कहाँ, ये सब मैंने खुद दिया है, तो वो सारी चीजें जो आप देख सकते हैं, ठीक है। नमस्ते सर। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर आप क्वेश्चन करवा देना। हाँ ठीक है, मैं करवा दूंगा सर। मेरा डाउट ज्योग्राफी को लेकर है कि सर आरसीए एंट्रेंस में सर इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा पोर्शन पूछा जाएगा या वर्ल्ड ज्योग्राफी से? वर्ल्ड, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इंडियन में, वर्ल्ड में आपको क्लाइमेट जो होता है ना, क्लाइमेट वाले पे, क्लाइमेट पे ज्यादा होता है, ठीक है। क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेटोलॉजी, जैसे मैंने आपको सोलर रेडिएशन बताया, क्लाइमेटोलॉजी बताया, उस पे मैंने एनालिसिस आपको बताया था। इंडियन से भी पूछता है, इंडियन से 1-2 क्वेश्चन ये पूछा था, जैसे कि असम में जो चाय होता है तो वो उसके क्या क्या ज्योग्राफिकल रीजन है, ठीक है, कि सर्टेन आपको उस पर पानी चाहिए, उसका ये चाहिए, वो सारी चीजें होती है। तो ज्योग्राफिकल जो ज्योग्राफी है उसको हम लोग वर्ल्ड में जो है उसको देख लेंगे, और इंडियन का भी थोड़ा सा ब्रीफ देख लेंगे जो जरूरी वाला है, ठीक है, वो पोर्शन भी हमारा हो जाएगा। ओके सर, एनर्जी और मिनरल्स पे भी तो क्वेश्चन पूछे थे ना पिछले साल? हाँ, तो मैंने सब बताया ना, एनर्जी और मिनरल्स में भी एक क्वेश्चन उसका था, एनर्जी में भी होता है, मिनरल्स में सब कुछ आपका होगा। तो वो सारा देखिए, टॉपिक तो बहुत वास्ट है, उतना तो हम लोग पूरा ज्योग्राफी अगर हम खत्म करने चलते तो कम से कम 3 महीना हमारा लेक्चर चलता है, कम से कम 2-2.5 महीना तो चलेगा ही चलेगा, तब पूरा आप कवर कर लीजिएगा, पूरा 100%, वो सारा हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग अगर तनवीर सर ये करेंगे फिर से यूपीएससी के लिए अलग से अगर कुछ बेंच बनाते हैं और उसमें होता है, उसमें हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तो आपको शुरू से बेसिक से पढ़ा देंगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर के और फाइनल आपका यहाँ तक किया था, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए, थैंक यू, वेलकम। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर।